संस्कार एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में। आज हम क्लास 12वीं के केमिस्ट्री से एक चैप्टर जिसको हम विलयन के रूप में जानते हैं उसका अगला क्लास लेकर आपके समक्ष हैं। और आज के क्लास में बेटा हम पढ़ने जा रहे हैं परासरण और परासरण दाब। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि परासरण क्या होता है, फिर उसके बाद हम ये समझेंगे परासरण दाब क्या होता है। तो देखिए, अगर दो भिन्न भिन्न सांद्रता वाले विलयन को हम ले लें, देखिए बेटा यहां पर हम दो भिन्न भिन्न सांद्रता वाला विलयन लिए हैं। मतलब मान लीजिए ये भी जो विलयन है वो भी हमारा वही फेवरेट विलयन NaCl और H2O वाला, ये भी वही है। और यहां पर जो विलयन है इसमें भी वही NaCl प्लस H2O भरा हुआ है। ठीक बेटा, यहां पर जो विलयन है उसमें भी NaCl प्लस H2O है, यानी कि नमक और पानी का घोल ये भी है और नमक और पानी का घोल यही है, यह भी है। इन दोनों में फर्क क्या है? फर्क यह है कि इसमें हमने कम नमक घोला हुआ है। ठीक है, इसमें हमने कम नमक डाला हुआ है और इसमें हम अधिक नमक घोले हैं। तो आपने पढ़ा है कि जिसमें विलायक के कणों की संख्या जिसमें विलेय के कणों की संख्या ज्यादा होती है, यानी कि जिसको घोला गया है जिसमें ज्यादा घोला जाएगा वो सांद्र विलयन होगा। तो निश्चित तौर पे यह कम सांद्रता वाला विलयन हुआ। यह क्या हुआ बेटा? कम सांद्रता वाला विलयन। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें हमने नमक कम घोला है। और यह अधिक सांद्रता वाला विलयन हुआ, अधिक सांद्रता वाला विलयन हुआ। ठीक, इतना तो समझ में आ गया ना। हमने दो घोल लिया है पानी और नमक का, एक में हमने कम नमक घोला है और एक में हमने ज्यादा नमक घोला है। तो जिसमें कम नमक घोला है उसको हम बोलेंगे कम सांद्रता वाला विलयन, और जिसमें ज्यादा नमक हमने घोला हुआ है उसको हम बोलेंगे अधिक सांद्रता वाला विलयन। ठीक है, अब इन दोनों विलयन को हम एक ऐसे उपकरण में रखते हैं। देखिए, एक ऐसा उपकरण हम लेते हैं और जिसमें दो चेंबर इस तरीके से बने हुए हैं। ठीक है, और इसमें बीच में एक रास्ता बना हुआ है इस तरीके से, एक पाइप लगी हुई है या कुछ भी लगा सकते हैं हम। और इसमें हम अर्धपारगम्य झिल्ली लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं बेटा? अर्धपारगम्य झिल्ली। इसमें हम पहले वाले घोल को यहां पे रख देते हैं और इसमें दूसरे वाले घोल को हम रख देते हैं। ठीक, यहां पर हम अर्धपारगम्य झिल्ली लगाए हैं। अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती है इसको भी आप समझ लीजिए। अर्धपारगम्य झिल्ली वह विशेष प्रकार की झिल्ली होती है जो विलायक के कणों को तो जाने देती है, यानी कि जिससे आर पार होकर विलायक के कण जा सकते हैं लेकिन विलेय के कण नहीं जा सकते। यह चीज दिमाग में रख लीजिएगा। अर्धपारगम्य झिल्ली वह झिल्ली होती है जिससे होकर विलायक के कण जा सकते हैं लेकिन विलेय के कण नहीं जा सकते हैं। ये एक लाइन की परिभाषा आप याद रखिएगा, अर्धपारगम्य झिल्ली। और यह झिल्ली हमारे शरीर में भी पाई जाती है, जानवरों में पाई जाती है, फूल फल में पाई जाती है। आप अंगूर खाए होंगे तो अंगूर का जैसे छिलका आप हटाते हैं तो उसके अंदर एक और छिलका आपको दिखाई देता होगा, बहुत हल्का पतला सा, वो हमारी अर्धपारगम्य झिल्ली है। आप अंडा खाते होंगे, अंडा का जो ऊपरी खोल होता है सफेद वाला उसको हटाइएगा धीरे से तो उसके नीचे एक और पतली सी सफेद पन्नी की तरह या झिल्ली की तरह एक झिल्ली पाई जाती है। वही है बेटा अर्धपारगम्य झिल्ली, जो अंडा के ऊपरी वाले खोल के नीचे वाली झिल्ली है। ठीक है, आप अंडे को अगर मतलब जल्दबाजी में मत उसका छिलका उछालिए, निकालिए, तो आप देखेंगे अगर आराम से निकालेंगे ना तो वो अर्धपारगम्य झिल्ली दिखाई देगी आपको। तो वो अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती है? जो विलायक के कणों को जाने की अनुमति देती है लेकिन विलेय के कणों को जाने की अनुमति नहीं देती है, या विलेय के कणों को वो जाने नहीं देती है।
तो आपने जाना बेटा कि अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती है, ये तो आप जान लिए। तो जब ऐसा हम सिचुएशन यहाँ पे बना देंगे बेटा, तो यहां से देखिए ये कम सांद्रता वाला विलयन है, याद रखिएगा, और ये ज्यादा सांद्रता वाला विलयन है। तो आपने पीछे पढ़ा है वाष्पदाब का अवनमन, ठीक है। आप जानते हो कि जिसमें अधिक विलेय घुला रहेगा उसका वाष्पदाब घटता है, जिसमें जितना ही ज्यादा विलेय घुला है उसका वाष्पदाब घटता है। ऐसे कंडीशन में बेटा इसका वाष्पदाब ज्यादा होगा, सही है कि नहीं सही है? वाष्पदाब इसका क्या होगा, ये अधिक होगा। क्यों? क्योंकि इसमें कम नमक घुला हुआ है, और इसका वाष्पदाब अधिक होगा, सॉरी कम होगा, इसका वाष्पदाब कम होगा। क्यों? क्योंकि इसमें ज्यादा नमक घुला हुआ है। इसी कारण से यहां पर जो विलायक के कण है ना, किसके कण, क्योंकि अर्धपारगम्य झिल्ली विलेय को तो जाने नहीं देगी, विलायक के कण यहां से निकलकर इसमें प्रवेश करने लगते हैं, ठीक है। और इसी को हम कहते हैं बेटा परासरण, इसी क्रिया को कहते हैं परासरण। परासरण क्यों होता है? क्योंकि वाष्पदाबों का अंतर पाया जाता है। जो विलयन कम सांद्रता वाला होगा उसका वाष्पदाब अधिक होगा, क्योंकि उसमें कम मात्रा में विलेय घुला होगा, और जो विलयन अधिक सांद्रता वाला होगा उसका वाष्पदाब कम होगा। क्यों? क्योंकि उसमें विलेय ज्यादा मात्रा में घुला, ठीक है। तो जो विलयन कम सांद्रता वाला होगा उसका वाष्पदाब अधिक होगा, जो विलयन अधिक सांद्रता वाला होगा उसका वाष्पदाब कम होगा। और इसी कारण से यहाँ पर विलायक के कण क्या करते हैं, क्योंकि इसका प्रेशर ज्यादा है, वाष्प का दाब इस पे ज्यादा लग रहा है, और इसी कारण यहाँ से विलायक के कण, क्योंकि विलेय को तो ये जाने ही नहीं देगा, ये झिल्ली, ये ऐसा झिल्ली है जो विलायक को केवल जाने देता है। तो विलायक के कण, यानी कि इसमें अगर विलायक जल है तो जल के कण यहाँ से निकलेंगे और धीरे 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 इस अधिक सांद्रता वाले विलयन में प्रवेश करेंगे। और कब तक प्रवेश करेंगे? जब तक कि दोनों तरफ की सांद्रता बराबर नहीं हो जाती, ठीक है बेटा। इसी क्रिया को कहते हैं परासरण। एक बार फिर से मैं समझाता हूं। यहां पर हमने एक पानी लिया, पानी और नमक का घोल लिया, जिसमें हमने कम नमक घोला हुआ है। यहां पर हम एक घोल लिए हुए हैं नमक और पानी का, जिसमें हम ज्यादा नमक घोले हुए हैं। अब इन दोनों विलयनों को हम इसमें एक हमारे पास उपकरण इसमें फिट करते हैं, जिसमें अर्धपारगम्य झिल्ली लगी हुई है। हमने बताया कि अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती है, वह जंतुओं में पाई जाती है, पेड़ पौधों में पाई जाती है, फलों में पाई जाती है, ठीक है, हमारे शरीर में भी मिलती है। तो ये ऐसी झिल्ली है जो विलायक को तो जाने देती है लेकिन विलेय को जाने नहीं देती है, ठीक है। विलायक के कण इसमें आर पार हो सकते हैं। तो यहां पर हमने बताया कि चूंकि इसकी सांद्रता कम है इसलिए इसका वाष्पदाब ज्यादा होगा। इसकी सांद्रता ज्यादा है, नमक ज्यादा घोला हुआ है, तो इसमें वाष्पदाब इसका कम हो जाता है। हमने पीछे पढ़ा है ना बेटा वाष्पदाब का अवनमन, जितना ज्यादा नमक घोलो, जितना ज्यादा नमक घोलो उसका वाष्पदाब उतना ही कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो इसका वाष्पदाब कम है। इसी कारण यहां से विलायक के कण निकलकर इस अर्धपारगम्य झिल्ली से होते हुए कम अधिक सांद्रता वाले विलयन में प्रवेश करते हैं। याद रखिएगा, कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की तरफ प्रवेश करते हैं, और इसी को कहते हैं हम क्या, परासरण। इसी क्रिया को हम बोलते हैं परासरण। आइए इसका जो हमारा थ्योरी है उसको देखिए बेटा। तो यहाँ पे हमने थ्योरी लिख दिया है। परासरण क्या होता है, विलायक का कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली में प्रवाह को ही परासरण कहते हैं। यानी कि जब कोई भी विलायक अधिक सांद्रता वाले विलयन से, ठीक है, सॉरी कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की तरफ जाता है, किसकी सहायता से, अर्धपारगम्य झिल्ली की सहायता से, तो उसी क्रिया को हम कहते हैं परासरण। समझ में आ गया होगा, ये कम सांद्रता वाला विलयन है, अधिक सांद्रता वाला विलयन है। जैसा कि हम बता रहे थे बेटा अर्धपारगम्य झिल्ली के विषय में, हमने बताया कि अर्धपारगम्य झिल्ली वो झिल्ली होती है जो केवल विलायक के कणों को ही विलयन में जाने की अनुमति देती है, या विलायक के कणों को ही आर पार जाने देती है। अब जैसे देखिए, इसका हम एक प्रैक्टिकली तौर पे आपको दिखाना चाहेंगे। ये हमारे पास एक अंडा है, ठीक है बेटा,
और इसकी अर्धपारगम्य झिल्ली हम लोग निकालेंगे। कैसे निकलेगा, ये हमारे पास हम इसी HCl में डाल देते हैं। देखिए हमने डाल दिया और कुछ समय तक इसको हम ऐसे ही डुबो के रखते हैं। ठीक है, यह प्रैक्टिकल आप अपने घरों में भी कर सकते हैं। थोड़े समय के यानी कि लगभग 5 मिनट तक डुबोने के बाद आप इसको इसमें से निकालेंगे। अब देखिए इसका आसानी से ऊपर का छिलका हम निकाल सकते हैं। इसका ऊपर का छिलका बेटा आसानी से निकल सकता है। ये देखिए आप देख सकते होंगे, ये अर्धपारगम्य झिल्ली आपको दिखाई दे रही है। यानी ऐसा करने से आपको जो उसमें के अंदर के मटेरियल है ना वो नहीं उपचेंगे। देखिए बेटा ये केवल अर्धपारगम्य झिल्ली, बाहर का केवल जो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट की परत होती है वो केवल निकलेगा, बाकी जो हमारे अंदर का मटेरियल वो बाहर नहीं आएगा। और केवल परत भर केवल जो हमारा कह सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का जो सफेद वाला परत है ये निकल जाएगा। तो देखिए इस तरीके से आप देख सकते हैं ये हमारी अर्धपारगम्य झिल्ली है। ठीक है बेटा, ये हमारी अर्धपारगम्य झिल्ली है। और यही एक ऐसी झिल्ली है जो कह सकते हैं कि केवल विलायक को जाने की अनुमति देती है, विलेय को जाने की अनुमति नहीं देती है। जैसे मान लीजिए आपके घर में अंडा पड़ा हुआ है, उसका बाहरी खोल उतार कर आप अगर उस अंडे को ना बेटा अगर अपने किसी बर्तन में पानी में रख देते हो, ठीक है, इस अंडे को अगर पानी में रख दिया जाए, उसका खोल उतार दिया जाए, बाहर वाला जो कैल्शियम कार्बोनेट का खोल है उसको उतार कर अगर उसको पानी में रख देंगे तो जानते हैं क्या होगा, ये अंडा फूल जाएगा। ये अंडा क्या हो जाएगा, फूल जाएगा। कारण क्या है, देखिए जो बाहर हमारा जल है इसकी सांद्रता कम है। क्या है बेटा, सांद्रता कम है। सांद्रता क्यों कम है, क्योंकि उसमें तो कोई विलेय मिला ही नहीं है, उसमें तो ओनली वन विलायक ही है ना, तो सांद्रता कम है। बाहर का जो हमारा कह सकते हैं द्रव है उसकी सांद्रता कम है, लेकिन इस अंदर अंडे के अंदर जो द्रव है ना उसकी सांद्रता ज्यादा है, उसमें ज्यादा विलेय घुला हुआ है। इसी कारण से हमने कहा ना कि कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर। देखिए यहाँ लिखा भी है विलायक का कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की तरफ। तो यहां से पानी क्या करेगा, इस अंडे के अंदर घुसना प्रारंभ करेगा, क्योंकि बाहर की सांद्रता कम है, बाहर की सांद्रता कम है और अंदर की सांद्रता ज्यादा है। तो इसीलिए ये पानी इस अंडे में घुसेगा और जिसका कारण अंडा फूल जाएगा। लेकिन अगर उसी अंडे को हम, ध्यान दीजिएगा, अगर उसी अंडे को हम नमक के पानी में, नमक के घोल में रखें, खूब ज्यादा नमक घोल दें पानी में और उस अंडे को उस घोल में डाल दें, तो आप देखेंगे कि अंडा सिकुड़ जाएगा। कारण क्या होगा कि यहां पर अब बाहर की सांद्रता ज्यादा हो गई, बाहर की सांद्रता हमारी बेटा वो ज्यादा हो गई, जो अंडे के अंदर मटेरियल है उसकी सांद्रता कम हो गई, जिसके कारण उसमें के जो विलायक है ना, अब विलायक अगर पानी के रूप में होगा तो ये पानी के जो कण है बाहर की तरफ जाने लगेंगे और इस कारण ये अंडा पिचक जाएगा या सिकुड़ जाएगा। एक प्रैक्टिकल ये कर सकते हो। अगर ये प्रैक्टिकल कठिन लगता है तो एक और प्रैक्टिकल हम बताते हैं। जैसे आप किशमिश ले लीजिए, ठीक है, किशमिश तो हर घरों में मौजूद होगा। किशमिश ले लेंगे अगर हम, तो किशमिश को बेटा अगर हम पानी में डाल दें, ठीक है, पानी में डाल दें, तो आप भी जानते हो कि पानी की सांद्रता बहुत कम है और किशमिश के अंदर जो मटेरियल उसकी सांद्रता ज्यादा है। तो ऐसे कंडीशन में ये पानी क्या होगा बेटा भाई, अधिक कम सांद्रता से अधिक सांद्रता में प्रवेश करेगा विलायक के कण और ये किशमिश धीरे धीरे फूल जाएगी। ऐसे आप चना को भिगोते हो, चना फूल जाता है। ऐसे आप राजमा को भिगोते हो, राजमा फूल जाता है। यानी वो सब परासरण की क्रिया होती है, यानी कि उसमें विलायक के कण अधिक कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ जाते हैं। ये सब आप घर में प्रैक्टिकली रोज करते हो, ठीक है बेटा। इसी में से एक प्रैक्टिकल है, जब हम अंगूर ले लें, इस समय तो सीजन है, आप अंगूर मिल जाएगा आसानी से। अंगूर को आप चीनी के विलयन में डाल दीजिए, खूब ज्यादा चीनी घोला हुआ हो पानी में, उसी में डाल दीजिए। आप देखेंगे कि वह अंगूर धीरे धीरे पिचक जाएगा। कारण क्या है, जो बाहर विलयन है ना उसमें हमने ज्यादा चीनी घोल रखा है, इसकी सांद्रता ज्यादा है, जो बाहर विलयन है उसकी सांद्रता ज्यादा है, जबकि अंगूर के अंदर जो हमारा द्रव है उसकी सांद्रता कम है। तो इसलिए कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ विलायक जाएगा और इसके कारण ये अंगूर क्या होगा, पिचक जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये सब कुछ ऐसे प्रैक्टिकल हैं जिनको करके हम परासरण को आसानी से समझ सकते हैं। और आप भी करिए, जो भी आपके लिए सूटेबल है, जो भी चीजें आपको अवेलेबल हैं,
उसकी सहायता से आप ये सारे प्रैक्टिकल कर सकते हो। ठीक है बेटा, बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। तो आपने समझ लिया बेटा परासरण क्या होता है। विलायक के कणों का कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जाना। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं परासरण दाब। परासरण दाब। परासरण दाब क्या होता है इसको समझते हैं। तो जैसे बेटा वही हम एक बार फिर से यंत्र बनाएंगे, एक ऐसा इक्विपमेंट कुछ यूं था, ये हमने ले लिया, इसमें हमने भर दिया बेटा केवल पानी भर दिया, या आपकी मर्जी कम सांद्रता वाला विलयन भी भर सकते हो या केवल विलायक भी भर सकते हो, आपकी मर्जी। तो यहां पे हम केवल जल भर देते हैं इस बार, और इसमें हमने भर दिया कोई भी एक घोल सांद्रता वाला NaCl+H2O, हमारा प्यारा सा जो घोल है, बार बार जिसको हम नाम लेते हैं, बार बार जिसका उपयोग करते हैं। तो ऐसा हमने कर दिया, इसमें केवल पानी भर दिया, यहां पर नमक पानी का मिश्रण भर दिया। अब क्या होगा, ऐसा करते ही यहां पर अर्धपारगम्य झिल्ली हमने लगा दिया। ऐसा करते ही यहां पे चूंकि सांद्रता कम है, और सांद्रता क्या, सांद्रता तो है ही नहीं, यहां तो केवल विलायक ही है इस बार, लेकिन आप चाहोगे तो कम सांद्रता वाला विलयन भर सकते हो इसमें, कोई जरूरी नहीं कि विलायक ही भरे, कम सांद्रता वाला विलयन भी चलेगा। तो यहां से क्या होगा, धीरे धीरे विलायक के कण, यानी पानी है तो केवल पानी है, पानी के कण क्या करेंगे बेटा, धीरे 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 हमारे इस अधिक सांद्रता वाले विलयन में प्रवेश करेंगे ना। ऐसा क्यों करते हैं हमने पहले भी बताया, चूंकि इसकी सांद्रता अत्यंत कम है इसीलिए इसका वाष्प दाब ज्यादा है। इसका जो यहाँ पे वाष्प के कण इस पर जो प्रेशर लगा रहे हैं वो ज्यादा है, और इसका वाष्प दाब कम है, इसी कारण ये विलायक के कण इसमें प्रवेश कर रहे हैं। लेकिन अगर सपोज करो, कल्पना करो, अगर बेटा हम इस पर दाब इधर से लगाने लगे तो क्या होगा, अगर हम इधर से पिस्टन की सहायता से प्रेशर लगाने लगे तो अगर जितना इनके वाष्प दाबों में अंतर है, जैसे उदाहरण लेते हैं, इसका वाष्प दाब 10 है और इसका वाष्प दाब 8 है, ठीक, इसका वाष्प दाब 10 है, इसका वाष्प दाब 8 है, तो इसीलिए विलायक यहां जा रहे हैं। लेकिन अगर इमेजिन करो, अगर हम इसका भी वाष्प दाब 8 तो पहले से है, 2 वाष्प दाब हमने लगा दिया, पिस्टन की सहायता से हमने दबा दिया, जो 2 की कमी थी उसकी पूर्ति हमने कर दिया, तो क्या होगा, उस कंडीशन में ये परासरण की क्रिया बंद हो जाएगी। अब दोनों तरफ वाष्प दाब बराबर हो जाएगा और ऐसे कंडीशन में ये परासरण की क्रिया बंद हो जाएगी। उसी वाष्प दाब को या उसी दाब को, वाष्प दाब नहीं कहेंगे, उसी दाब को हम कहेंगे परासरण दाब। यानी कुल मिला जुला के यूं कहा जा सकता है कि वह दाब जो परासरण की क्रिया को बंद कर देती है, परासरण की क्रिया को रोक देती है, उसी को कहते हैं परासरण दाब। ठीक है, वह दाब जो परासरण की क्रिया को रोकने के लिए लगाई जाती है या जो परासरण की क्रिया को बंद कर देती है या रोक देती है, उसी को बेटा हम कहते हैं परासरण दाब। एक बार फिर से समझते हैं, ये हमने एक विलयन लिया है, विलयन नहीं केवल विलायक लिया है जल, और यहां पर हमने एक विलयन लिया है NaCl+H2O का। इसकी सांद्रता लगभग नगण्य है, इसकी सांद्रता है, यानी ये कम सांद्रता वाला है, ये अधिक सांद्रता वाला है। तो हमने पढ़ा है कि जब अर्धपारगम्य झिल्ली से इन दोनों विलयनों को जोड़ देंगे तो यहां से विलायक के कण निकलेंगे और इस विलयन में आएंगे, क्योंकि ये परासरण का नियम कहता है कि विलायक के कण कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की तरफ जाते हैं। ठीक है बेटा, लेकिन जाते क्यों हैं, हमने बताया कि इसका वाष्प दाब ज्यादा है और इसका वाष्प दाब कम है। ठीक है, तो अगर इसका वाष्प दाब हम उतना बढ़ा दें, इसका वाष्प दाब उतना बढ़ाएं, वाष्प दाब में प्रेशर कर सकते हो, इसका दाब हम उतना बढ़ाएं जितने दाब पर ये परासरण की क्रिया बंद हो जाती है। तो जितना दाब इसको परासरण की क्रिया को बंद करने के लिए हमने लगाया है, वही दाब आपका परासरण दाब कहलाता है। ठीक है,
परासरण की क्रिया को रोकने के लिए जो भी दाब लगाया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं बेटा, परासरण दाब कहते हैं। समझ में आया? तो आप कह सकते हो कि परासरण दाब का सूत्र क्या होगा? परासरण दाब बराबर, यहां से आसानी से निकाल सकते हो, परासरण दाब बराबर हो जाएगा तनु विलयन का वाष्प दाब। 10 में से 8 घटाओ, 2 बचा, वही हमको लगाना है भाई। 10 इसका था, 8 इसका था, कितना हमको लगाना है रोकने के लिए? 2। कैसे पता चला? इस जो तनु वाले में से जो सांद्र विलयन का वाष्प दाब है घटा दो, तो यहां पर हो जाएगा परासरण दाब बराबर तनु विलयन का वाष्प दाब, तनु विलयन का वाष्प दाब माइनस सांद्र विलयन का वाष्प दाब, सांद्र विलयन का वाष्प दाब। यानी कि तनु विलयन का जितना वाष्प दाब है उसमें से सांद्र विलयन का वाष्प दाब घटा दें तो हमको पता चल जाएगा कितना दाब हमको परासरण को रोकने के लिए लगाना पड़ेगा। ठीक है बेटा? या यहाँ पर तनु विलयन की जगह पे कभी कभी किसी किसी किताब में विलायक का वाष्प दाब लिखा रहता है, विलायक का वाष्प दाब माइनस यही सांद्र विलयन का वाष्प दाब। अब आप सोच रहे होंगे क्यों विलायक का लिखा है? तो कभी कभी हमारे जैसे जैसे इस बार हमने केवल विलायक ही लिया है, इसमें विलयन नहीं लिया, तो कभी कभी कोई व्यक्ति या कोई भी विलायक को भी केवल ले सकता है, तो वहां पर केवल हम विलायक लिखेंगे। अगर विलयन दोनों तरफ लिया गया है तो तनु विलयन का वाष्प दाब माइनस सांद्र विलयन का वाष्प दाब लिखेंगे। ठीक है बेटा? तो ये हमारा परासरण का परिभाषा, इसको आप नोट कर लीजिए। परासरण के दाब की परिभाषा हम लिख देते हैं। परासरण दाब का परिभाषा लिख दिया है। परासरण की क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर लगाया गया दाब परासरण दाब कहलाता है। वही चीजें हैं बेटा जो अभी हमने समझाया। ठीक, ये हमारे अर्धपारगम्य झिल्ली और यहां पर हमारा विलयन या विलायक कह सकते हैं, केवल पानी हमने लिया है, यहां पर केवल जल लिया है और यहां पर हम नमक पानी का मिश्रण लिए हैं। ठीक है? अब आप लोग जानते हैं कि यहां पर विलायक के कण इसमें प्रवेश कर रहे हैं। इसी को रोकने के लिए हम इस विलयन पर जो दाब लगाते हैं, ठीक है, वही हमारा कहलाता है परासरण दाब। ठीक है? परासरण आगे कहता है परासरण दाब विलायक तथा विलयन के वाष्प दाब के अंतर के बराबर होता है। वाष्प दाब के अंतर के बराबर होता है। मतलब अगर हमने कहा कि इसका वाष्प दाब मान लीजिए 10 है, क्योंकि इसका ज्यादा ही होगा क्योंकि यह कम सांद्रता वाला है, और इसका वाष्प दाब 8 है क्योंकि इसका कम ही होगा क्योंकि यह अधिक सांद्रता वाला है। तो जो अधिक सांद्रता वाला होता है उसका वाष्प दाब कम होता है। तो कितना हमको लगाना पड़ेगा वाष्प, हमको कितना दाब लगाना पड़ेगा इसको रोकने के लिए? तो अगर ये भी 10 हो जाए, ये भी 10 हो जाए, तो ये यहां से यहां नहीं जा पाएंगे, तो हमको 2 लगाना पड़ेगा। कैसे पता चला 10 में से 8 घटाया? वही चीजें हैं, इसीलिए हमने पीछे भी लिखा था, हमने फार्मूला पीछे लिखा था, एक बार फिर से लिख देते हैं कि परासरण दाब बराबर विलायक का वाष्प दाब माइनस विलयन का वाष्प दाब। यानी कि 10 में से 8 घटाना, विलायक का वाष्प दाब माइनस विलयन का वाष्प दाब, वही हमारा होगा परासरण दाब। अब आगे बढ़ते हैं। परासरण दाब किस पर निर्भर करता है, किसके समानुपाती होता है? तो देखिए परासरण दाब को बेटा एक बात और जान लीजिए, पाई से प्रदर्शित करते हैं। किससे? पाई से। परासरण दाब पाई समानुपाती होता है सांद्रता C के, समीकरण नंबर 1, और पाई समानुपाती होता है टेम्परेचर T के, समीकरण नंबर 2। अब आइए समझते हैं कि कैसे सांद्रता के समानुपाती होता है। देखिए बेटा इसमें यानी विलयन में जितना ही ज्यादा हम विलय मिलाते जाएंगे, इसकी सांद्रता क्या होगी? बढ़ती जाएगी। और जब सांद्रता बढ़ती जाएगी तो यह वाष्प दाब घटता जाएगा। पहले 8 था, फिर और मिलाएंगे तो 6 हो जाएगा। अब हमको 4 लगाना पड़ेगा परासरण दाब। अब और मिला दिए तो इसका पता चले वाष्प दाब और घट जाएगा। आप तो ये पहले भी पढ़ चुके हो ना कि किसी भी विलयन में विलय को जितना ही मिलाते जाएंगे, विलयन को जितना ही सांद्र करते जाएंगे, उसका वाष्प दाब घटता जाएगा। तो जब ये वाष्प दाब घटता जाएगा तो निश्चित तौर पे हमको परासरण दाब और ज्यादा लगाना पड़ेगा, और ज्यादा।
इसी कारण कहा गया है कि जो परासरण दाब होता है वो सांद्रता के समानुपाती होता है। पॉइंट नंबर 2, टेम्परेचर के कैसे समानुपाती होता है? तो परासरण दाब बेटा देखिए, जब हम किसी विलयन में तापमान उसको गर्म करेंगे ना, जब हम विलयन को गर्म करेंगे तो उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। इसको मान लीजिए हम गर्म करते हैं तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? बढ़ जाएगी। और गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी तो ये कण जल्दी जल्दी यहाँ पे प्रवेश करने लगेंगे इसमें, और जब ये जल्दी जल्दी प्रवेश करने लगेंगे तो अब उसको हमको रोकने के लिए और ज्यादा दाब लगाना पड़ेगा। इसी कारण कहा गया है कि पाई समानुपाती होता है टी के। अब इन दोनों समीकरणों को यहाँ पे लिख सकते हैं, समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा बेटा? पाई समानुपाती आपका हो जाएगा ct। पाई समानुपाती क्या हो जाएगा बेटा? ct। अब इस समानुपाती को जब हटाएंगे तो एक नियतांक से गुणा करना पड़ता है जिसका नाम है r। जिसका नाम क्या है बेटा? r। और इस सूत्र को हम कहते हैं पाई इज इक्वल टू CRT। बड़ा ही मेन फार्मूला है विलयन नामक चैप्टर का। तो पाई इज इक्वल टू हमको CRT मिला, जहां r क्या है? जहां r एक स्थिरांक है। जहां r क्या है बेटा? एक स्थिरांक है और इसका मान हर सवाल में दिया रहता है, इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में इसका मान दिया रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमको ये फार्मूला मिला बेटा, पाई इज इक्वल टू CRT। देखिए बेटा, अब इन दोनों समीकरणों से जैसा कि हम पीछे पढ़े हैं पाई बराबर nRT, ठीक है, पढ़े हैं ना बेटा? पाई बराबर CRT, सॉरी। देखिए बेटा, तो जैसा कि इन दोनों समीकरणों से हमने एक सूत्र अभी बनाया है पाई इज इक्वल टू CRT, इन दोनों समीकरणों से हम एक दूसरा फार्मूला भी बना सकते हैं। कैसे? आइए देखते हैं। अगर हम यहाँ पे लिखे बेटा समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, तो हमको ये फार्मूला मिलेगा पाई समानुपाती CT, मिलेगा ना बेटा? पाई समानुपाती CT। अब यहाँ पे C इज इक्वल टू जानते हैं क्या होता है? N/V। ये क्या होता है सर जी? अरे भाई, आपने पढ़ा है कि सांद्रता क्या होता है? C क्या है? सांद्रता ही है। तो कंसंट्रेशन, सांद्रता। तो इस सांद्रता किसे कहते हैं? सामान्य विलयन के लिए सांद्रता का सूत्र होता है कि एकांक लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को सांद्रता कहते हैं। एकांक लीटर विलयन में, एकांक लीटर आयतन वाले विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? सांद्रता। तो इसीलिए C इज इक्वल टू N/V हम रख सकते हैं। तो यहां पर अगर हम रख देते हैं तो पाई समानुपाती N/V इंटू T हो जाएगा। अब यहां पर जब इस समानुपाती को हटाते हैं तो एक नए नियतांक से गुणा करते हैं जिसको विलयन स्थिरांक कहते हैं, और उसको हम यश से प्रदर्शित करते हैं। यश से, यश गुणे N/V गुणे T हो जाएगा। यश क्या है बेटा? विलयन स्थिरांक। इसका भी मान आपको बुक में दिया रहेगा या क्वेश्चन में दिया रहेगा। ये भी R की तरह ही होता है और इसका भी मान क्वेश्चन में गिवन रहता है बेटा। तो यश इज इक्वल टू क्या है? विलयन स्थिरांक है, याद रखिएगा। अब यहां से अगर हम तिर्यक गुणा कर देते हैं तो हमको एक नया फार्मूला मिल जाएगा, पाई V इज इक्वल टू NST। और ये एक इंपॉर्टेंट सूत्र है जिसका बहुत सारे क्वेश्चनों में यूज होगा। पाई V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? NST हो जाएगा। समझ में आया? तो एक नया फार्मूला हमको यहां से मिल गया। फिर से एक बार समझाते हैं। ये हमारा समीकरण 1 था। हमने बताया कि सांद्रता क्यों समानुपाती होता है परासरण दाब के, या परासरण दाब सांद्रता के समानुपाती क्यों होता है, पीछे हमने समझाया है। यहाँ पे परासरण दाब ताप के समानुपाती होता है, क्यों होता है, पीछे हमने समझाया है। इन दोनों समीकरणों को हमने मिला दिया तो हो गया पाई समानुपाती CT। C इज इक्वल टू N/V है, क्योंकि सांद्रता कहते किसे हैं? सामान्य विलयन के लिए कहा जाता है कि एकांक लीटर आयतन वाले विलयन में उपस्थित मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या को ही सांद्रता कहते हैं। तो हम C इज इक्वल टू N/V रख सकते हैं। तो C इज इक्वल टू N/V हमने रख दिया। अब हमने बताया यहाँ पर जब हम इस समानुपाती को हटाएंगे तो एक नए नियतांक से गुणा करेंगे, जिसको हम विलयन स्थिरांक कहते हैं, जिसको यश से डिनोट करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं। तो पाई इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा S मल्टीप्लाई बाई N/V इंटू T। तो यहाँ पे तिर्यक गुणा कर दिए तो पाई V इज इक्वल टू NST हो गया। और इस प्रकार हमको एक नया सा फार्मूला, प्यारा सा, नन्हा सा, मुन्ना सा मिल गया। तो उम्मीद करते हैं ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। परासरण दाब बहुत ही मस्त टॉपिक है और बहुत सारे न्यूमेरिकल इसकी सहायता से सॉल्व होंगे। इसको भी आप नोट कर लीजिए बेटा। फिर हम पढ़ते हैं कुछ और उदाहरण में क्या संबंध होता है।
तो जैसा कि अभी आपने पढ़ा है बेटा, पाई वी इज इक्वल टू एन एस टी, अभी आपने पढ़ा है ना, पाई वी इज इक्वल टू एन एस टी, हमने अभी फार्मूला इसको निकाला हुआ है। अब देखिए, चूंकि n बराबर क्या होता है, आप लोग जानते हैं n यहाँ पे क्या है, मोल है, और मोलों की संख्या कैसे निकाली जाती है, W बाई एम से, अच्छी तरीके से आप जानते हो W बाई एम। W क्या होता है, ये होता है हमारा भार, और ये होता है बेटा अणुभार। ये पीछे भी हम कई बार आपको समझा चुके हैं। तो अगर इसी फार्मूले को इसमें हम पुट करें तो देखिए क्या होता है, पाई बी इज इक्वल टू एन के जगह पे हम क्या रख सकते हैं, W बाई एन रख सकते हैं इंटू एस टी। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, गुणा करिए इसको, तो आपका हो जाएगा पाई वी इंटू एम इज इक्वल टू डब्ल्यू एस और टी। अब यहाँ पे देखिए एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, डब्ल्यू एस टी अपान पाई इंटू वी। ठीक है, तो ये हमको एक नया फार्मूला मिल जाएगा, यानी किसी भी विलयन का इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, अणुभार निकाल सकते हैं, अणुभार कैलकुलेट कर सकते हैं। अणुभार इज इक्वल टू डब्ल्यू एस टी इंटू पाई वी। तो ये संबंध होता है अणुभार और परासरण दाब में, यानी परासरण दाब मालूम है, आयतन मालूम है, ठीक है, भार मालूम है और टेम्परेचर मालूम है, तो हम क्या करेंगे बेटा, हम अपना अणुभार कैलकुलेट कर सकते हैं विलयन का। ठीक है, तो ये रहा आपका परासरण दाब और अणुभार में संबंध। तो उम्मीद करते हैं बेटा आज का ये टॉपिक आपको बहुत समझ में आया होगा, अच्छी तरीके से समझे होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक अवश्य करिएगा, कमेंट भी करिएगा और साथ ही साथ अपने मित्रों में शेयर भी करिएगा। मिलते हैं वान-हाफ गुणांक नामक टॉपिक के साथ अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, आपका दिन शुभ हो।